Hi friends, I am Ashutosh Ranjan Chopra. You are most welcome in IS ब्रह्मास्त्र। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकार पे हम लोग बातचीत करेंगे। और जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने बताया था कि किसी प्रकार का वर्षा हो, उस वर्षा के लिए बादल का बनना पहली शर्त होती है। और बादल के बनने की पहली शर्त यह होती है कि वायुमंडल में इनस्टेबिलिटी या अस्थिरता आ जाए। और हमने बताया था कि वायुमंडल में अस्थिरता का मतलब यही है कि जो वायुमंडल में जब सतह से ऊपर की तरफ हवा उठने की टेंडेंसी होती है, तो उस स्थिति में वायुमंडल को अस्थिर या इनस्टेबल कहा जाता है। इसका मतलब है कि जैसे वर्षा होने के लिए बादल का बनना आवश्यक है, उसी प्रकार बादल के बनने के लिए फिर हवा का उत्थान जरूरी है। इट मीन्स कि जब तक हवा में अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, जब तक ऊपर की तरफ गतिशीलता नहीं होगी, तब तक हवा एडियाबैटिक विधि से ठंडी नहीं होगी। और जब तक हवा ठंडी नहीं होगी, उसमें वाटर वेपर संघनित नहीं होगा। और जब तक वाटर वेपर संघनित नहीं होगा, तब तक जलवाष्प जल की बूंद में नहीं बदलेगा। और जब तक जलवाष्प जल की बूंद में नहीं बदलेगा, तब तक बादल नहीं बनेंगे, और बिना बादलों के वर्षा भी नहीं होगी। इसका कहने का मतलब यही है कि किसी प्रकार का वर्षा हो, उसके लिए सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यही होती है कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर मासेस। इसका मतलब वायु में लंबवत ऊपर की तरफ उत्थान हो जाए। तो वर्षा होने की पहली शर्त यही है कि वायुमंडल अस्थिर हो। और अस्थिर कहने का मतलब यही है कि वायुमंडल में हवा के ऊपर उठने की स्थिति है। यही कारण है कि वर्षा के प्रकार का निर्धारण जब किया जाता है, तो प्रकार का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि वास्तव में किस कारण से हवा ऊपर उठी। और चूंकि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर मासेस, हवा का उत्थान तीन तरीकों से होता है। यही कारण है कि हवा के ऊपर उठने के आधार पर वर्षा को तीन भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसे हिंदी में संवहनीय वर्षा कहा जाता है। दूसरा ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसे हिंदी में पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। एंड थर्ड साइक्लोनिक रेनफॉल, जिसे हिंदी में चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। तो हम लोग ये देखा कि वर्षा होने के लिए हवा का निश्चित तौर पर ऊपर उठना आवश्यक होता है। और तीन तरीकों से हवा ऊपर उठती है, उसी के आधार पर वर्षा के भी तीन प्रकार होते हैं। लेकिन हम बता दें कि आवश्यक नहीं है कि हवा एक ही कारण से ऊपर हो। कभी कभी एक कारण के अलावा भी अन्य कारण जिम्मेदार होता है, लेकिन फिर भी उन जिम्मेदार कारकों में जो कारक डोमिनेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, उसी के आधार पर वर्षा के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। तो ये हमने देखा कुल मिला जुला के कि यहाँ पे जो वर्षा के प्रकार का निर्धारण किया गया है, ये वास्तव में हवा के ऊपर उठने के आधार पर किया गया है। और इसके आधार पर वर्षा तीन प्रकार की होती है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो इन्हीं प्रकारों को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहनीय वर्षा से। तो संवहन के बारे में बता दें कि वास्तव में जो कन्वेक्शन या संवहन होता है, ये ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। मतलब इट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरेशन ऑफ हीट। मतलब ये ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की विधि है। और ये विधि बेसिकली गैसों और द्रवों में काम करती है। इसका मतलब है, यदि इसको परिभाषित किया जाए कन्वेक्शन या संवहन को, तो ये कहा जा सकता है कि जब गैसों या द्रवों के अणु जब गर्म होकर ऊपर उठने लगते हैं और इसके माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, तब इस विधि को संवहन या इंग्लिश में कन्वेक्शन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सपोज कीजिए कि कोई गैस बर्नर है, और इस गैस बर्नर पे सपोज कीजिए कि पानी चढ़ाया गया इसको गर्म करने के लिए। और पानी थोड़ा ही गर्म करे, उबलने रहते, पानी थोड़ा ही गर्म करे और इसको उतार दे, और आपसे पूछा जाए कि गर्म पानी ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो वैसी स्थिति हमारा बता दें कि गर्म पानी ऊपर होगा। इसका कारण यह है कि इस लैंप की वजह से सबसे पहले बर्तन का पेंदा गर्म होगा, बॉटम गर्म होगा, और बॉटम गर्म होने के बाद जो जल है उसका निचला भाग गर्म होगा, और गर्म होने के कारण पानी हल्का हो जाएगा। और हमें पता है
कि द्रवों में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो अंतराणुक बल होता है, वह कम होता है, जिसका परिणाम है कि गर्म पानी ऊपर उठना शुरू कर देगा, और जिसका परिणाम यह होगा कि यहाँ पे जगह खालीपन आएगा, और इस खाली स्थान को भरने के लिए ऊपर से जल आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जल गर्म होकर अपना स्थान छोड़ के ऊपर उठ गया। यही कारण है कि इस बर्तन में गर्म पानी ऊपर रहेगा और ठंडा पानी नीचे रहेगा। उसी तरह से यदि हम वर्षा और वायुमंडल के संदर्भ में बात करें तो सपोज कीजिए कि हमारे पृथ्वी की सतह है और ये सूर्य की किरण है। तो जब सूर्य की किरणें जब धरती पर पहुंचेंगी, मतलब सोलर इंसुलेशन या सोलर रेडिएशन व्हेन कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी के धरातल में पहुंचेंगे तो उसका परिणाम होगा कि पृथ्वी का धरातल गर्म होगा, और जब पृथ्वी का धरातल गर्म होगा तो उससे जो कनेक्टेड एयर मास होगा, मतलब धरती से संलग्न जो हवा की परत होगी, जाहिर सी बात है उसके कनेक्शन में आने की वजह से वो भी गर्म होगी, और चूंकि गर्म होगी इसलिए लाइट हल्की हो जाएगी, और चूंकि हल्की हो जाएगी इसलिए अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू करेगी। तो फिर से एक बार दिखा देते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोलर इंसुलेशन या सोलर रेडिएशन, जब सूर्य की किरणें धरती पहुंचती है तो धरती गर्म होती है, और धरती के गर्म होने का परिणाम यह होता है कि उससे संलग्न जो हवा की परत होती है वो भी गर्म हो जाती है, और गर्म होके वो ऊपर उठना शुरू कर देती है। तो फिर हवा के ऊपर उठने की इस पद्धति को संवहन कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर मासेस है, हवा में उत्थान की जो स्थिति है, बेसिकली हवा संवहन की वजह से ऊपर उठती है, इसलिए इसकी वजह से जब वर्षा होती है तो उस प्रकार की वर्षा को कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहनीय वर्षा की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि संवहन होने के लिए जरूरी है कि उस स्थान पे अमाउंट ऑफ इंसुलेशन या सोलर रेडिएशन, मतलब सौर विकिरण या सूर्यताप की मात्रा अधिक होनी चाहिए, और हमें पता है कि सौर विकिरण या सूर्यताप ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक होती है, इसलिए संवहनीय वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और उसमें भी संवहनीय वर्षा जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, विषुवतरेखीय क्षेत्र होता है, वहां पे संवहनीय वर्षा की अधिक संभावना होती है। कारण यह है कि वहां पे वर्ष भर सोलर रेडिएशन, मतलब सौर विकिरण की मात्रा मौजूद होती है। तो विषुवतरेखीय क्षेत्रों में लगभग प्रतिदिन वर्षा होने की संभावना रहती है, और वहां पे प्रतिदिन जब धरातल पे सूर्य की किरणें जैसे ही पहुंचती हैं तो धरातल गर्म होने लगता है, और जिसका परिणाम होता है कि धरातल से जो कनेक्टेड एयर मास होती है वो भी गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे प्रक्रिया सुबह से ही प्रारंभ हो जाती है, और अंततः विषुवतरेखीय क्षेत्रों में लगभग 1 से लेके 3 के बीच बादलों का निर्माण होता है, और अंततः उसके माध्यम से क्यूमुलस निम्बस क्लाउड, मतलब कपासी मेघ बादलों का निर्माण होता है, जो लंबवत रूप से काफी ऊंचे होते हैं, और उन बादलों के माध्यम से काफी वर्षा होती है। तो इस प्रकार के यदि वर्षा के वितरण की बात किया जाए तो विश्व में 3 क्षेत्र इसके लिए सबसे आइडियल हैं। पहला है अमेजॉन बेसिन ऑफ ब्राजील, मतलब ब्राजील के अमेजॉन बेसिन वाला क्षेत्र जो विषुवतरेखीय क्षेत्र में है, वहां भी संवहन वर्षा होती है। उसी प्रकार अफ्रीका के कांगो नदी बेसिन क्षेत्र में भी, वो भी विषुवतरेखीय क्षेत्र में पड़ता है, वहां भी इस कन्वेक्शन या संवहन पद्धति से वर्षा होती है। और तीसरा जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र है, वहां भी विषुवतरेखीय क्षेत्र है और वहां भी संवहन होती है, इसलिए वहां भी वर्षा होती है। तो हमने सीधा सीधा देखा कि संवहनीय वर्षा तब होगी कि जब हवा केवल गर्म होने की वजह से ऊपर उठती है, तो इस प्रकार के वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। और संवहनीय वर्षा वैसे तो उष्णकटिबंध में कहीं भी हो सकता है, जैसे भारत में भी मानसून के आगमन के पहले जो अप्रैल और मई महीने में जो वर्षा होती है, बेसिकली वो भी कन्वेक्शन का ही नतीजा होता है। कारण ये होता है कि उस समय भारत में अधिक गर्मी होती है, लेकिन यदि वैश्विक स्तर पर संवहनीय वर्षा या कन्वेक्शन रेनफॉल की बात किया जाए तो उसके लिए सबसे आइडियल या उपयुक्त जो स्थिति होती है वो विषुवतरेखीय क्षेत्रों में। और महाद्वीप वाइज बात किया जाए तो अमेजॉन बेसिन ऑफ ब्राजील, ब्राजील का अमेजॉन बेसिन क्षेत्र, कांगो बेसिन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का कांगो बेसिन क्षेत्र, एंड थर्ड साउथ ईस्ट एशियाटिक रीजन, और तीसरा
दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र हो जाता है। तो ये हम लोगों ने कन्वेक्शनल रेनफॉल पे बात किया। जो दूसरा होता है इसको कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसको हिंदी में पर्वतीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। हम बता दें कि पर्वतीय वर्षा की तब स्थिति आती है कि सपोज कीजिए कि इट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी का सतह है और पृथ्वी के सतह पे कहीं माउंटेन की अवस्थिति है, पर्वत की अवस्थिति है, और यहां से एयर मासेस, हवा का झुंड आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के कारण जब इसके मार्ग में पर्वत की स्थिति होगी, पर्वत एक बाधा के तौर पर काम करेगा, एक बैरियर के तौर पर काम करेगा, जिसका परिणाम है कि पर्वत से टकरा के हवा ऊपर उठना शुरू कर देगी। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा की स्थिति तब आती है कि जब हवा के ऊपर उठने का काम केवल रास्ते में पर्वत के बैरियर या अवरोध के कारण हो जाता है। तो इस प्रकार के वर्षा को ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वत वर्षा की संज्ञा प्रदान करते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे हवा ऊपर उठना शुरू कर देगी वैसे वैसे फैलना शुरू कर देगी, और जिसका परिणाम होगा कि एक समय बाद हवा संतृप्त हो जाएगी, संघनन प्रारंभ हो जाएगा, बादलों का निर्माण होगा और वर्षा की शुरुआत हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, इसको पर्वतीय वर्षा कहने का आशय यही है कि यहाँ पे हवा के ऊपर उठने का जो कारण होता है वो वास्तव में यह होता है कि जो मूविंग विंड होता है, गतिशील पवन होता है, उसके रास्ते में पर्वत आ जाता है। इसकी वजह से ये परिघटना होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं कि इट इज पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, ये प्रायद्वीपीय भारत है और ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है। तो जब यहाँ से जब मानसूनी पवनें चलती हैं अरब सागर की तरफ से, और जब अरब सागर से होकर आगे बढ़ती हैं, तो रास्ते में पश्चिमी घाट एक बाधा के तौर पर होता है, और यहाँ से हवाएं ऊपर उठ के इसके सारे ऊपर उठती हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि पूरे का पूरा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है, पश्चिम तटीय भाग होता है, वहां पे व्यापक पैमाने पे वर्षा होती है। और हम बता दें कि भारत में मानसून के सहारे, आगे टॉपिक को भी देखेंगे मानसून टॉपिक में, कि मानसून के सहारे जो अधिकांश वर्षा होती है बेसिकली वो पर्वतीय प्रकार की ही वर्षा होती है। और पर्वतीय प्रकार की वर्षा में हम बता दें कि जो पर्वत होता है, पर्वत में दो स्लोप हो गए। एक तो विंडवर्ड स्लोप, मतलब जिधर से हवा चढ़ती है, सामने का जो ढाल होता है इसको विंडवर्ड स्लोप या सम्मुख ढाल कहा जाता है, और जो पिछला वाला इलाका होता है, जो पीछे वाला भाग होता है, इसको लीवर्ड स्लोप या बेमुख ढाल कहा जाता है। तो होता क्या है कि जब हवा ऊपर उठती है सम्मुख ढाल के सहारे, जो विंडवर्ड स्लोप है उसके सहारे ऊपर उठती है, तो जिसका परिणाम है कि इस क्षेत्र में तो काफी वर्षा होती है। मतलब पर्वत के सम्मुख ढाल के सहारे, मतलब विंडवर्ड स्लोप के सहारे तो काफी वर्षा होती है, लेकिन वही हवाएं वर्षा करने के बाद जब सम्मुख ढाल पे वर्षा कर लेती हैं, तो वर्षा करने के बाद ये दूसरे ढाल की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन चूंकि अधिकांश वर्षा इसी ढाल पे हो जाती है, जिसका परिणाम है कि हवा में वाटर वेपर की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा निहायत कम होती है, कारण कि अधिकांश जलवाष्प संघनित होकर सम्मुख ढाल की तरफ वर्षा में परिणित हो जाता है। और दूसरा कारण यह होता है कि एडियाबेटिक चेंज इन टेम्परेचर की वजह से जो थोड़ा बहुत जलवाष्प होता भी है, वो हवा के सिकुड़ने की वजह से बादल बनने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। यही कारण है कि जो पिछला भाग होता है इसको वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो रीजन कहा जाता है, और इस रेन शैडो रीजन में वर्षा की मात्रा प्रैक्टिकली ना के बराबर होती है। तो हमने देखा कि जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है, पर्वतीय वर्षा है, इसको पर्वतीय वर्षा इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज इसमें अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर मासेज, जो हवा का उत्थान होता है, बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो गतिशील पवन है उसके मार्ग में पर्वत की स्थिति आ जाती है। और इसमें ये हम लोग देखा कि जिस स्लोप के सहारे हवा ऊपर उठती है उसको विंडवर्ड स्लोप कहते हैं, और विंडवर्ड स्लोप में बारिश होती है, लेकिन चूंकि बारिश इसी ढाल के सहारे हो जाती है, अतः हवाएं इस पर्वत को पार करके जब उस पार पहुंचती है तो उसमें आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर की मात्रा निहायत कम होती है। यही कारण है कि पिछले स्लोप पे
जो रैन शैडो रीजन या वृष्ट छाया क्षेत्र होता है वहां पर वर्षा की काफी कम संभावना हो जाती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और ये पश्चिमी घाट है, इस तरह से खड़ा है। और जब यहां से हवाएं जब चलती हैं तो उसका परिणाम होता है कि जो पश्चिमी घाट का ये वाला स्लोप है, यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, लेकिन वही हवाएं जब पश्चिमी घाट को पार करके जब उस पार पहुंचती है तो पेनिनसुलर इंडिया का जो इंटीरियर पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का जो भीतरी भाग है, वो पश्चिमी घाट के रैन शैडो रीजन या वृष्ट छाया क्षेत्र में आ जाता है। यही कारण है कि इस भाग में वर्षा की संभावना कम हो जाती है। उसी प्रकार से ये हिमालयन माउंटेन रेंज है और जब मानसूनी पवनें जब आगे बढ़ती हैं तो इसका परिणाम होता है कि जो हिमालय पर्वत है उसके संदर्भ में जो भारत का क्षेत्र है ये सम्मुख भाग की तरफ आता है। इसका परिणाम है कि भारत में वर्षा होती है और यही हवाएं जब हिमालय को पार करके उस पार पहुंचती है तो चूंकि नमी सारा का सारा यही निकल गया होता है, इसलिए पूरा का पूरा जो तिब्बत है, लद्दाख है और चीन का एक बड़ा भाग है, ये हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। यही कारण है कि जो चीन का दक्षिणी भाग है, तिब्बत वाला क्षेत्र है, भारत का लद्दाख क्षेत्र है, बेसिकली प्रैक्टिकली नो रेनफॉल जोन में हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये हिमालय पर्वत के वृक्ष छाया क्षेत्र में हो जाता है। तो हम लोगों ने स्पष्ट किया कि कन्वेक्शनल रेनफॉल में हवा के ऊपर उठने का एक कारण कि हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, और ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा में हवा के ऊपर उठने का कारण ये क्योंकि जो मूविंग विंड बार्स होता है, जो प्रचलित पवन होती है, उसके रास्ते में पर्वत की स्थिति आ जाती है। तो चूंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है इसलिए कन्वेक्शनल या संवहनीय वर्षा, और चूंकि हवा पर्वत के अवरोध के कारण जब ऊपर उठती है तो उस प्रकार के वर्षा को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। और तीसरा जो होता है उसको कहा जाता है साइक्लोनिक रेनफॉल। इसका मतलब है कि इफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंड मास is associated with cyclone, such type of rainfall is known as cyclonic rainfall। इसका मतलब है कि जब हवा के ऊपर उठने की स्थिति चक्रवात की वजह से होती है तो उस प्रकार के वर्षा को हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। और हम बता दें कि चक्रवात का अलग से टॉपिक होगा तो उसमें देखा जाएगा कि चक्रवात भी दो प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे हिंदी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, दूसरा टेम्परेट साइक्लोन जिसे हिंदी में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि फिर किस प्रकार से चक्रवातों के कारण हवा में अपवर्ड मूवमेंट मतलब ऊपर उठने की टेंडेंसी होती है और किस प्रकार से इस ऊपर उठने की टेंडेंसी की वजह से वर्षा होती है। तो हम लोग देखा इस टॉपिक में कुल मिला जुला के कि चूंकि 3 कारणों से हवा ऊपर उठती है, इसलिए इन हवा के ऊपर उठने के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की हो गई, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। तो जो साइक्लोनिक रेनफॉल है, चक्रवाती वर्षा है, इसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे जब चक्रवात टॉपिक का अध्ययन करेंगे।